के बारे में लिखा, एक कवियों ने जो स्वयं अपने बारे में और अपने समकालीन दूसरे कवियों के बारे में लिखा। मुझे लगता है कि पंत जी इस मामले में काफी भाग्यशाली थे कि अपने अपने समय के 3 बहुत महत्वपूर्ण कवियों ने उनको बहुत आदर मान सम्मान देते हुए उनकी रचनाओं पर लिखा। पहला नाम तो निराला का ही है, जिसकी चर्चा भी अभी हुई। पंत और पल्लव के माध्यम से उन्होंने पंत जी की जो कविता कहने की शैली है, जो शब्द चयन है, उसके ऊपर या पंत की कविता के ऊपर उनकी तमाम अच्छाइयों, तमाम उनके जो गुण थे, जो विशेषताएं थी वो, और उनकी तमाम कमियों के साथ उसके ऊपर उन्होंने जो एक लंबी लगभग पुस्तकाकार रूप में वो पंत और पल्लव है, उसमें उन्होंने लिखा। पंत के साथ एक और विशेषता ये रही कि दूसरे जिस कवि ने उनके ऊपर लिखा वो थे शमशेर, जिनकी थोड़ी चर्चा मैं बाद में करूंगी, और तीसरे कवि मुक्तिबोध। और तीनों ने कुछ ना कुछ पंत की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हमारे सामने रखी, जो मेरी बात कहने के दौरान आपके सामने आती रहेंगी। संस्थान की ओर से मुझे भी एक विषय दिया गया था। थोड़ी थोड़ी बातें डॉक्टर दुबे ने कही है, मैं यथासंभव कोशिश करूंगी, क्योंकि समय बहुत हो गया है, तो उन बातों से बचती चलूं और आगे अपनी बात रखती चलूं। तो मेरा विषय था पंत के काव्य में प्रकृति। मैं एक अध्यापक हूँ और एक बहुत सारे हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं। तो एक अध्यापकीय शैली में हम जब प्रकृति की बात करते हैं तो बताते हैं कि हाँ वो आलम्बन है, उसमें उद्दीपन है, उपदेशात्मक रूप है, तमाम तरीके से हम प्रकृति के रूपों की बात करने लगते हैं। लेकिन यदि एक पंक्ति में कहें कि प्रकृति अपने संपूर्ण वैभव के साथ नाना रूपों में पंत के काव्य में आरंभ से अंत तक रही, सुशोभित रही, तो मुझे लगता है कि ये बात समीचीन होगी। लेकिन प्रकृति क्यों रही, ये प्रश्न एक बड़ा प्रश्न है। पंत के काव्य में प्रकृति इतनी महत्वपूर्ण क्यों रही, और प्रकृति का ये सुकुमार स्वरूप ही जिसके कारण पंत प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, यही हमें क्यों दिखाई देता है। पल्लव का प्रकाशन 1926 का है। 1926 से लेकर 1940 तक का पंत का जो काव्य है, अगर हम उसे एक खंड मान लें, और 1940 के बाद के 30 वर्ष का जो समयांतराल है जिसमें उन्होंने अन्य कविताएं लिखी, उसको यदि हम दूसरा खंड मान लें तो ये बात हमें समझने में आसानी होगी। 1926 से 1940 तक पंत के ऊपर टी.एस. इलियट के, आप जानते हैं, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, जिसको हिंदी में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत कहते हैं, उसका प्रभाव जगह जगह पर देखने को मिलता है। पंत स्वयं भी इस बात को स्वीकार करते हैं। लेकिन पंत की कविता के एक दूसरे कवि आलोचक, जिन्होंने बहुत आदर के साथ ये कहा कि 1940 के पश्चात पंत धीमे धीमे इस निर्वैयक्तिक होने का जो वो दंभ तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ वो अपने काव्य में ये बात वो बार बार कहते रहे हैं, उससे वो दूर होते चले जाते हैं। और 1958 से लेकर 1969 के बीच उनकी 3 प्रमुख आत्मकथात्मक रचनाएं हमारे सामने आती हैं। पहली तो है आत्मिका, दूसरी है पुरुषोत्तम राम, और तीसरा रेडियो पर वो एक साक्षात्कार के दौरान उसकी चर्चा करते हैं, 60 वर्ष के एक रेखांकन। इन तीनों ही आत्मकथात्मक जो उनकी रचनाएं हैं, तीनों में ही आरंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि इधर मेरा जन्म हुआ और उधर मेरी माँ की मृत्यु हुई। तीनों में ही पंत के एकमात्र प्रणय प्रसंग की चर्चा हमें मिलती है, जो कि सफल नहीं रहा, जिसकी फीस उन्हें बराबर रही और उन्होंने एकाकी जीवन जीने का निर्णय लिया। तीनों में ही जीवन के विविध प्रसंग हमें इस रूप में मिलते हैं, जहाँ पे वह बार बार प्रकृति की गोद में, प्रकृति के समीप जाने की चेष्टा करते हैं। वहां से उनको सुकून या आनंद की प्राप्ति होती है। बालकपन प्रकृति से कुछ जीवन के अनुभव ले रहा होता है, जीवन के पाठ पढ़ रहा होता है, तो युवापन
को प्रकृति अपनी प्रेयसी या सहचरी के रूप में दिखती है। पंत जब जैसे जैसे आगे मार्क्सवाद और श्री अरविंद दर्शन की बात हो रही थी, उस ओर प्रवृत्त होते हैं, तो प्रकृति भी अनेक रूपों में उनके काव्य में हमें वहां पे दिखाई देती है। तो कह सकते हैं कि ये कुछ घटनाएं ऐसी रही पंत के जीवन में जिसने प्रकृति के प्रति उन्हें उन्मुख किया या उनका बीजारोपण किया। लेकिन क्या मात्र यही घटनाएं थी? क्योंकि आलोचक तो ये भी कहते हैं कि प्रकृति केवल पंत के काव्य में तो नहीं दिखती। पूरा छायावाद आप किसी भी कवि को उठा लीजिए, कहीं ना कहीं प्रकृति किसी न किसी रूप में वहां मौजूद है। उससे पहले भी देख लीजिए, मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक और राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी के पति की चर्चा सर ने अभी की, लेकिन उसी में वो आगे उस कविता में यह भी स्पष्ट करते हैं कि मैं क्यों प्रकृति के समीप जा रहा हूँ, क्योंकि समाज में इतनी विसंगतियां हो गई हैं, छीजती संवेदनशीलता है, घटते रागात्मकता है। कैसे औद्योगिकीकरण के पश्चात मनुष्य प्रकृति को एक पाण्य वस्तु मानकर उसका दोहन करता चला जा रहा है। इसलिए मैं अब प्रकृति के समीप जाना चाहता हूँ। तो इस स्वच्छंदतावादी काव्य से लेकर कैसे जो छायावादी कवि हैं, वो अपने आप को प्राकृत या प्रकृति के समीप महसूस करना चाहते हैं और वहां से जीवन का आनंद या जीवन के तत्व लेना चाहते हैं, इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकृति के समीप जाने का या पंत को हम कह सकते हैं प्रकृति के समीप रहने का एक और अवसर उनके अपना जो क्षेत्र था कौसानी, वहां से भी प्राप्त होता है। हिमालय का सबसे सुंदर प्रदेश